क्या आप कोई प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी का और एकदम एग्ज़ाम के पहले आप पूरी किताब को रिवीज़न कर लेते हैं? क्या यह आपके लिए पॉसिबल है? नहीं, ये मिशन इम्पॉसिबल है और अगर आप कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि वो रिवीज़न एकदम बेकार होता है क्योंकि आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते ही कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। तो लास्ट टाइम में रिवीज़न का सही तरीका यही होता है कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद करें और इम्पॉर्टेंट क्या होता है? जो बैक ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं, जो कीवर्ड्स किसी भी आयोग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बैक ईयर क्वेश्चन को रटने की बात नहीं कर रही हूँ। बैक ईयर क्वेश्चन से नए क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन क्या पूछे जा चुके हैं, नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ये रिवीजन कहलाता है, प्रॉपर रिवीजन, वो भी लास्ट टाइम में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और ये रिवीजन के सीरीज में आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये है आज की चौथी क्लास। मैं बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन के थ्रू आपको रिवीजन करा रही हूँ। इससे पहले मैंने 66 बीपीएससी का रिवीजन कराया था। पुराने सारे क्वेश्चंस कीवर्ड्स के साथ और नए क्वेश्चन उस कीवर्ड से क्या बन सकते हैं वो। आज 65th बीपीएससी के बैक ईयर क्वेश्चन का मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन का ये पार्ट 2 है। सारी क्लासेस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो 65th बीपीएससी का जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कैसे हम रिविजन करते हैं, ये बता दूं जो नए स्टूडेंट्स मेरी क्लास से जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया, ठगी प्रथा का उन्मूलन इनमें से किसने किया? और आंसर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कैप्टन स्लीमैन ने इसका उन्मूलन किया था और आपने इसको रट भी लिया क्योंकि ये 65th बीपीएससी में पूछा गया है और आगे जब भी पूछा जाएगा आप इसका आंसर सही दोगे। लेकिन दैट इज नॉट अ ओनली वन क्वेश्चन, ये एकमात्र क्वेश्चन नहीं है जो बार बार पूछा जाएगा। चूंकि ठगी प्रथा जो है वो आयोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आयोग बार बार आपसे यही क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो आयोग नए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? भारत में ठगी प्रथा कहाँ पर शुरू हुई थी? तो भारत में ठगी प्रथा शुरू हुई थी बुंदेलखंड में। फर्स्ट क्वेश्चन, यह है नया क्वेश्चन। दूसरा, भारत में ठगी प्रथा कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 17वीं 18वीं शताब्दी में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, स्लीमैन जिसने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया, अगर नया क्वेश्चन स्लीमैन से बनता तो ये पूछेगा उसकी नियुक्ति कब से कब तक के लिए हुई थी ठगी, तो वो है 1788 से 1856 तक के लिए। और एक पुराना क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि ठगी प्रथा का जब उन्मूलन हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल था। तो ये है बैक ईयर क्वेश्चन यानी बैकवर्ड लिंक क्वेश्चन। ये बैकवर्ड लिंक क्वेश्चन है जो पहले पूछा जा चुका है। ये 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है जो अभी पूछा गया है और ये चार क्वेश्चन जो है वो न्यू क्वेश्चन है यानी फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन है जो इससे नए बन सकते हैं। तो इस एक कीवर्ड के थ्रू आपने पांच क्वेश्चंस का, नए पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया। इसी तरीके से मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, तो आज की क्लास को भी पूरी जरूर देखिएगा। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा क्योंकि मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरा टारगेट है स्टूडेंट्स का समय को बचाना और उनको परफेक्ट डायरेक्शन देना ताकि उनका समय कम लगे और वो एक बेहतर तैयारी करके प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए अब मैं आगे की क्लास कंटिन्यू करती हूँ। तो 65th बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन का ये पार्ट 2। इससे पहले मैंने एक क्लास और ली है 65th बीपीएससी के क्वेश्चंस के, नए क्वेश्चन की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हड्डी की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? और इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा क्योंकि आपने अब तक इसको याद कर लिया होगा कि ऑस्ट्रियोलॉजी जो है वो हड्डी की पढ़ाई को कहते हैं, ऑस्ट्रियोलॉजी। लेकिन इसमें और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं जिससे नए क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ओरोलॉजी। ओरोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? तो ओरोलॉजी जो होता है वो पर्वतों के अध्ययन को कहा जाता है ओरोलॉजी। और दूसरा है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो जो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन होता है उसको सेरोलॉजी बोलते हैं। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? सेरोलॉजी, क्योंकि अभी वैसे भी बीमारी ये सारी चीज़ें जो है ना, एंटीबॉडी और ये सब चीज़ें पिछले 2 साल से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि सेरोलॉजी जो है वो ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो बॉडी पार्ट, जैसा कि मैंने कहा, बीमारी, रोग, ये सब चीज़ें इस बार इंपॉर्टेंट हैं। तो मनुष्य के शरीर के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ये आंसर आप दे चुके हैं 65th बीपीएससी में। लेकिन अगर एक लिंक इससे आगे बढ़ता है और इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्थि मज्जा के किस पार्ट में होता है लिम्फोसाइट का निर्माण? तो अस्थि मज्जा के स्टेम सेल के पार्ट में निर्माण होता है और स्टेम सेल से जिससे बहुत सारी बीमारियों के इलाज किए जाते हैं, रखे जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, ये वो है। तो लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा के स्टेम सेल में होता है। ये अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया एड्स से, जो कि अक्सर पूछा ही जाता है। एड्स किसके कारण से होता है? तो इस बार तो वैसे भी सबकी ज़ुबान पे वायरस है, तो एड्स किसके कारण से होता है? एड्स एक वायरस
वायरस जनित बीमारी है और एक संक्रामक बीमारी है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपने अब तक पढ़ लिया होगा। लेकिन एड्स का फुल फॉर्म आपको एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन HIV का फुल फॉर्म क्या है? HIV एड्स बोलते हैं ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये है HIV का फुल फॉर्म, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब चूंकि वायरस इंपॉर्टेंट हो चुका है तो पुराने वायरस जो भी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद है हंसाने वाली गैस। तो हंसाने वाली गैस से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हंसाने वाली गैस है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका और आपको शायद याद भी होगा, जिसने भी 65th PPSC का एग्ज़ाम दिया होगा या जिन्होंने इसे पढ़ा होगा। अब आगे का क्वेश्चन हो सकता है कि किस वैज्ञानिक ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी? तो वो हैं जोसेफ प्रिस्टले, 1793। ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको वैज्ञानिक और खोज याद होना चाहिए अगर हंसाने वाली गैस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो। अब आते हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑक्सीजन किन में से किस में अनुपस्थित रहता है? कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में और केरोसिन में। आपने इसका आंसर लगा दिया कि केरोसिन में अनुपस्थित रहता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एक लिंक आगे बढ़ता है तो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से तत्व केरोसिन में पाए जाते हैं? तो केरोसिन में पाया जाता है पैराफिन, नेफ्थीन और हाइड्रोकार्बन। 3 चीज़ें हैं। केरोसिन वही जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, वो उसमें पाया जाता है पैराफिन, नेफ्थीन और हाइड्रोकार्बन। चौथा ऑप्शन अगर ऑक्सीजन देता है तो आपको लगा देना है कि इनमें से केरोसिन में क्या नहीं पाया जाता है, तो ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर आपको लगा दूं कि अगर रोज़ ऐसी वीडियो क्लास से अपडेट रहना है आपको तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि मेरी सारी क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें, क्योंकि इतना फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन बनाने में आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। दूसरा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ है और 25 टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपका पूरा BPSC का प्रीलिम्स का रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा मैंने पूरी क्लासेस ली हुई है, आप उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं, प्री की पूरी क्लासेस। फिलहाल अभी हम ये फटाफट रिवीजन कर रहे हैं बैक ईयर क्वेश्चन के थ्रू, जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो पिछली अगर क्लासेस आपने नहीं देखी हैं 4 क्लासेस, तो उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हर क्वेश्चन का फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन नहीं होता है। आपको उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता होने चाहिए कि किसका फॉरवर्ड लिंक नए क्वेश्चन बन सकते हैं और किससे बहुत बार पुराने उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका, उसी से नए क्वेश्चन बनेंगे। अब आप हर क्वेश्चन का अगर फॉरवर्ड लिंक याद करिएगा तो 1 साल के क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो मैंने आपको इससे पहले 66 BPSC से फॉरवर्ड लिंक बताया। अब 65th का 2 पार्ट में बता रही हूँ, ये दूसरा पार्ट है, आज मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है किससे? तो क्लोरोप्लास्ट में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहा जाता है, इसमें सौर ऊर्जा का अवशोषण करके ATP में ऊर्जा को संग्रहित करता है। और इससे आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो पूछा भी जा चुका है, कि पावर हाउस किसको कहते हैं? तो पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसके अलावा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये 2 क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले टाइम में फिर से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द हिंदू पत्रिका से। तो द हिंदू पत्रिका से पूछा गया है मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन थे? तो द हिंदू के संपादक उसके बाद थे सुरेश नामवत। सुरेश याद रख लीजिए आप, ये थे। लेकिन ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द हिंदू से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए कि द हिंदू जो है वो वामपंथी अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और 1878 में एक साप्ताहिक रूप में शुरू किया गया और 1889 में इसको डेली शुरू किया गया। तो 1889 में ये डेली संपादन होने लगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में स्थापित की थी 1632 में। ये आंसर आपको पता होगा। पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी और चीनी, शोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि के व्यापार होते थे। लेकिन इसके बाद इम्पोर्टेंट हो सकता है 1759 का वेदरा के युद्ध में डच अंग्रेजों द्वारा पराजित कर दिए गए और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो डचों का अस्तित्व किस युद्ध द्वारा समाप्त हुआ? वेदरा के युद्ध द्वारा, जो कि हुआ था 1759 में। ये पूछा जा चुका है आपसे और ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं बहुत ही फेवरेट टॉपिक है किसी भी आयोग का, वो है अशोक।
तो अशोक के शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, और सबको पता होगा कि प्रियदर्शी नाम से, देवनाम प्रियदर्शी के नाम से उसका नाम है। लेकिन आगे का क्वेश्चन है कि कौन से शिलालेख में उसका नाम उल्लेख है? तो 4 लघु शिलालेख है, वो है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उद्गोलन, MGNU। ठीक है, ये 4 लघु शिलालेख हैं। इसके बाद है लिपि से क्वेश्चन, जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी वो थी खरोष्टी लिपि, और ये आपको पता ही है कि खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। और ये सहबाजगढ़ी और मानसेहरा स्थित अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा में। और भारत के पश्चिमेष्ट क्षेत्र में यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जेम्स प्रिंसेप से क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है कि जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। तो किसने सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अब ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो ये थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन के थ्रू ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। वीडियो अगर अभी अच्छी लग रही है, अभी तक आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे एक बार ज़रूर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ कैसी लग रही है, और आपके मन में 65 बीपीएससी के कोई क्वेश्चन से आपको लगता है कि नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब ये वो कीवर्ड्स हैं जो हर बीपीएससी, हर प्रीलिम्स में जिनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मुगल चित्रकला। तो मुगल चित्रकला से क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे पहुंची, और इसका आंसर क्या है? जहांगीर है इसका आंसर, ये आपको पता है। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपको पता हो कि मुगल चित्रकला की दृष्टि से ये स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के समय। तो किसके समय स्वर्ण काल माना गया? जहांगीर के समय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि किसी चित्र को मेरे समीप रखा जाए तो मैं उसे देख के बता सकती हूँ किस चित्रकार ने बनाया है। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो तुजुके जहांगीरी में लिखा है जहांगीर ने, तुजुके जहांगीरी में ये स्टेटमेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला कीवर्ड है मनसबदारी, जिससे प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया। आंसर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु इसको लागू की गई थी। किस लिए की गई थी? सैनिकों की भर्ती हेतु। किस चीज़ से संबंधित हो गया? सैनिक भर्ती से। लेकिन नए क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं? एक तो मनसब कैसी, कौन सा शब्द है ये? मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद की प्रतिष्ठा और हैसियत, और मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पे आधारित है। दूसरा क्वेश्चन किस पे आधारित है? दशमलव पद्धति पे आधारित है मंगोलों के। और अकबर ने इस व्यवस्था को अपने शासनकाल में 11वें से 15 वर्ष के बीच लागू किया था। 11वें से 15वें वर्ष के बीच में अकबर ने इसे लागू किया था। ये 3 चीज़ें मनसबदारी से आने वाले टाइम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? सभी को पता है, अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। तो अष्टप्रधान क्या होता था? वो एक मंत्री परिषद होती थी। अष्टप्रधान का प्रमुख जो कौन होता था? प्रमुख होता था पेशवा, और जिसका स्थान राजा के जस्ट बाद होता था। तो इसमें होते थे पेशवा, अमात्य, सुरनवेश, मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख रही हूँ, मंत्री, सेनापति, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश, ये होते थे अष्टप्रधान में। तो अष्टप्रधान से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला कीवर्ड है अफगानिस्तान से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने 1876 से 1880 तक। ये ब्रिटिश काल का वो समय था जब द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया था, और लिटन ने अफगान नीति के कारण राजनीतिक कारणों से निंदा भी की जाती है लिटन की इस बारे में, और उसे बफर स्टेट स्वीकार किया गया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जब ब्रिटिश नीति में बदलाव किया गया तो अफगानिस्तान को खंडित करने की नीति का त्याग करते हुए मध्य राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। किसको? अफगानिस्तान को। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आने वाले प्रीलिम्स के लिए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो कहाँ प्रारंभ किया था? साबरमती में। याद है आप लोगों को? तो साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में 78 अनुयायी के साथ दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 25 दिन की। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, क्योंकि ये 66 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था अलग तरह से। तो देखिए आप 65th में भी पूछा गया है। ये 25 दिन की 241 मील लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी, जो कि नौसारी जिला गुजरात में है, पहुँच के गांधी जी ने वहाँ मुट्ठी भर नमक उठा के नमक कानून को
तोड़ा था। तो ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये यहाँ तक के कीवर्ड्स हो गए। अब हम आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला कीवर्ड है साराबंदी आंदोलन। साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो पहला तो आपको बता दिया गया 1922 में हुआ, और किसके नेतृत्व में हुआ? तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। लेकिन नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इसका मेन जो था साराबंदी, साराबंदी का मतलब था कोई कर नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 65 में पूछा गया, और इस अभियान से किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला कीवर्ड है कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि हमेशा पूछा ही जाता है, अलग अलग कांग्रेस के समय का अध्यक्ष। तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ये पूछा गया 65 में। और इसका आंसर क्या है आप बताइए? इसका आंसर है JB कृपलानी थे अध्यक्ष आज़ादी के समय। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई पता है? 1885 में। कहाँ हुई? बम्बई में। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के मेरठ में आयोजित हुआ था 54वां अधिवेशन 1946 में। ये था लास्ट अधिवेशन आज़ादी के पहले का 54वां। कहाँ हुआ था? मेरठ में, आज़ादी से जस्ट पहले था, यानी कि 1946। और इसकी अध्यक्षता की थी JB कृपलानी, और इसी के बाद भारत आज़ाद हो गया था। फिर अगला कीवर्ड हमारा वरीयता क्रम। ये है क्रम जो है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। भारत में वरीयता क्रम में कौन पहले आता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, आपको क्रम में लगाना। तो बेसिकली आपको वरीयता क्रम याद होना चाहिए। पहले आते हैं राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, इसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर आते हैं लोकसभा अध्यक्ष, फिर आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद में विपक्ष का नेता, और लास्ट में आते हैं भारत रत्न से सम्मानित। तो ये क्रम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसी से उलट पुलट के क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आता है भू राजस्व। इसलिए मैंने इसको रिवीजन करा दिया क्योंकि आप अभी पूरा पॉलिटी लेके बैठेगा तो आप पूरी पॉलिटी लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है भू राजस्व से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता था, वो थी रैयतवाड़ी। ठीक है, तो अब रैयतवाड़ी को रिवीजन कर लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था पहला, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था, और भूमिदार के पास भूमि को रखने और बेचने का अधिकार होता था। तो भूमि को रखना और बेचना दोनों का अधिकार किसके पास होता था? भूमिदार के पास होता था। लेकिन ये व्यवस्था कहाँ कहाँ थी ये याद कर लीजिए। तो मद्रास में, बम्बई में, आसाम के अधिकतम जगह इसको लागू किया गया था क्योंकि रैयतवाड़ी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगला क्वेश्चन है EPCG का फुल फॉर्म क्या है? तो EPCG का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। और इस स्कीम का लाभ लेने वाले निर्यातकों को आने वाले समय में अतिरिक्त निर्यात करने की बाध्यता से छूट मिल जाएगी और आयात शुल्क पर भी इनको आयात शुल्क वो किया जाएगा। तो EPCG जो है वो उसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अब आज के 20 क्वेश्चन के थ्रू हमने 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस मैं इसलिए नहीं लेती हूँ ताकि जो आप पढ़िए सॉलिड पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए। इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक कि ये सारे क्वेश्चन लर्न ना हो जाए। जैसे कि ये क्रम को लर्न जरूर कर लीजिए और पिछली क्लासेस को भी ज़रूर देख लीजिए। और अभी प्रीलिम्स आने में वक्त है तो आप अभी इस 15 मिनट की रिवीजन क्लासेस और मेरे पीछे की टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छे से तैयार हो जाए। नहीं कुछ तो रात में सोते समय आप 2 वीडियो अगर देख लेते हैं रोज़ टेस्ट सीरीज़ का तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। वीडियो कैसी लग रही है, टेस्ट सीरीज़, ये क्लासेस कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।